देवप्रयाग विधानसभा पर खास बातचीत करेंगे। देवप्रयाग विधानसभा पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज मौजूद हैं। गणेश भट्ट जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पहाड़ टीवी पर। लब्बू जी हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पहाड़ टीवी पर। धर्मेंद्र रावत जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पहाड़ टीवी पर। और विजयन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। आप सभी का बहुत स्वागत है। देवप्रयाग विधानसभा पर बात करेंगे। पहाड़ टीवी लगातार हर एक विधानसभा पर बात कर रहा है। कितने काम हुए पूरे, कितने हैं अधूरे, क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और क्या कहती है जनता। सबसे पहले विजयन सिंह जी के पास में मैं आऊंगी। सर, किस तरह से देवप्रयाग विधानसभा को आप देखते हैं, कितने काम वहां पर पूरे हुए, कितने हैं अधूरे, क्या कहेंगे। जो है औने पौने दाम में जो है उनकी भूमि का मुआवजा दिया गया। उसके बावजूद भूमि पे अधिग्रहण के बावजूद जो है प्रत्येक परिवार के एक पाल्य को योग्यता के अनुसार जो है रोजगार की बात हमने करी थी। आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रेलवे परियोजना में जिन लोग और इसके अतिरिक्त गणेश भट्ट जी से एक बार जवाब, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, क्या कहेंगे गणेश भट्ट जी। मैं रितिका जी ये जानना चाह रहा था कि वर्तमान में नेथाना रानी हाट में पिछले 1.5 साल से वहां की महिलाएं ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में रोजगार को लेके आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक इतनी बार आंदोलन हुआ, इतनी बार मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का घेराव हुआ, क्षेत्र विधायक का बार बार घेराव हुआ, कहीं भी क्षेत्रीय दल की उपस्थिति मैंने नहीं देखी है। कहीं भी मुझे इनकी उपस्थिति दिखाई नहीं दी है। ये चाहे कितनी बार भी इस बात को कह लें कि हम वहां पर लोकल होने के नाते मौजूद हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय दल, जिस क्षेत्रीय दल ने पूरे उत्तराखंड के अंदर एक तीसरे विकल्प की राजनीति की बल एक मजबूती से बात की थी, वहां कहीं पर भी देवप्रयाग विधानसभा के अंदर वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। मेरा दूसरा सवाल कांग्रेस से भी है कि कांग्रेस के लब्बू रिंच जी कह रहे हैं कि आज विधायक ने ये कर दिया, आज विधायक ये नहीं कर रहा है, पिछले किए हुए कार्यों को रोक रहे हैं, एनसीसी दी थी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आपके कार्यकाल में जितना विरोध हमने कांग्रेस की गलत नीतियों का किया है, मैं बखूबी जानता हूं और लब्बू रिंच जी भी जानते हैं। आपको 5 साल का मौका मिला और आदरणीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी को 15 साल देवप्रयाग विधानसभा में सेवा करने का मौका मिला। अगर आज भी देवप्रयाग विधानसभा के अंदर लोग रोजगार के लिए, लोग पानी के लिए, लोग रोजगार के लिए, लोग पानी के लिए परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आपकी कांग्रेस सरकार ने क्या किया? आपकी कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। और आपके मंत्री प्रसाद नैथानी जी को आपने कहा कि आपने दुनिया भर की यात्राएं करी, शव यात्राएं आपने भाजपा सरकार की करी। अरे आपको शव यात्रा चलाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर देवप्रयाग विधानसभा में कांग्रेस को इतना समय यहाँ पे काम करने का मौका मिला है, तो देवप्रयाग विधानसभा में शव यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब आप लोगों ने काम नहीं किया, आप लोगों ने भी ठेकेदारी प्रथा को पनपाने का ही काम किया है। आज अगर जनता पीड़ित है तो उसका बीज आपकी सरकार जब रही है, कांग्रेस की सरकार जब रही है, तब बोया गया है। तो मेरा अगला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी से है, लब्बू रिंच से है, कि वो बताएं कि देवप्रयाग विधानसभा में आज की डेट में अगर जनता रेलवे में रोजगार के लिए पीड़ित है, जीवीके वालों ने लड़कों को बाहर कर दिया है, आज जनता आंदोलन नहीं कर सकती है क्योंकि धारा 144 देवप्रयाग विधानसभा की परियोजनाओं में लगा हुआ है। शराब फैक्ट्री जो कांग्रेस की सरकार के समय पर देवप्रयाग को दी गई, ये कुंभ की बात करते हैं, ये प्रयाग की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूंगा, लब्बू भाई से जानना चाहूंगा, आपके मंत्री प्रसाद नैथानी जी जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में देवप्रयाग को, जो पहला प्रयाग है देवभूमि का, वहां पर शराब की फैक्ट्री खुली, उसका पारित हुआ, उसका ऑर्डर पारित हुआ, और आज वो शराब की फैक्ट्री अपनी मनमानी पर उतर आई है। आज क्षेत्र के लिए जो पानी की सप्लाई होती है, उसकी आधी सप्लाई शराब की फैक्ट्री में जा रही है, मनमानी से काम करवाया जा रहा है। आपकी सरकार ने दवाई की फैक्ट्री नहीं खुलवाई, आपकी सरकार ने शराब बांटने का काम किया। जवाब ले लेते हैं लब्बू जी, देखिए, पहली बात तो बड़े भाई गणेश भट्ट जी ने कही कि देवप्रयाग में शराब फैक्ट्री कांग्रेस की देन है, जबकि ये सरासर गलत है। मैडम वो झूठ नहीं पाएंगे, सबके बीच बीजेपी ने नहीं किया। एक भी काम अगर उन्होंने यहाँ पर किया होता तो वो काम दिखाते अपने कि मैंने ये काम किए हैं। ये नेथाना वाले पुल की वो ढूंढनी बाजार है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो पुल जो बना रखा है वो रेलवे का पुल है, लेकिन ये बता रहे कि हमने पुल बना दिया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पानी की परियोजना है,
जो ये नई परियोजना लेके आ रहे, इन पे भी हमने इनको ऑब्जेक्शन उठाया था कि भैया ये फलाना गांव इसमें छूट सके उसमें जोड़िए, वो तक ये नहीं करते हैं। हमारे जो गृह क्षेत्र है, मैं अपने गृह क्षेत्र से ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर बलोड़ी का जो गंडालदार विद्यालय है, ये 2-2.5 साल पहले इसकी दीवार टूट गई थी और वो दीवार इतनी खतरनाक स्थिति में है कि यदि उसका ट्रीटमेंट तुरंत नहीं कराया गया तो निश्चित तौर पर अगर बच्चे वहां पढ़ रहे हो और बरसात का मौसम हो तो कभी भी वो दीवार ढह सकती है। आम आदमी पार्टी ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के और जनता के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस मुद्दे का इसको उठाया। आम आदमी पार्टी के अलावा जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत सुमन भट्ट हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने स्वयं ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया कि भाई इस विद्यालय की जीर्ण हालत है, 50 साल से जो विद्यालय का भवन है जस का तस है, इस भवन के पुनर्निर्माण के लिए, इस भवन के निर्माण के लिए इसको तुरंत फंड की आवश्यकता है, वरना किसी भी नौनिहाल के साथ दुर्घटना घट सकती है। लेकिन राजकीय प्राथमिक विद्यालय घंडियालधार के विद्यालय का भवन आज भी 2-2.5 साल के बाद जस का तस है, इतनी गंभीर स्थिति में बच्चे वहां पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन इसको लेकर के वर्तमान सरकार ने और क्षेत्र विधायक ने आज तक कोई पैरवी नहीं की है। आज ये हालात हो चुके हैं कि वहां की जनता ने ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर, ये लेटर पैड ग्राम प्रधान का है, वहां की जनता ने ये घोषणा कर दी है कि यदि चुनाव से पहले, क्योंकि अब बहुत जल्दी चुनाव का बिगुल बजेगा, 2-3 माह का ही समय विधायक जी के पास होगा, सरकार के पास होगा काम करने के लिए, तो इस मीटिंग में फाइनल जो क्लॉज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि विधायक और मुख्यमंत्री के द्वारा, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इस विद्यालय के भवन को बनाने के लिए तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो क्षेत्र में, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में 6 गांव के इस क्षेत्र में जहां के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां के छोटे छोटे नौनिहाल इस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्षेत्र विधायक का, शिक्षा मंत्री का, क्षेत्रीय सांसद का बहिष्कार होगा। जनता उनको घुसने नहीं देगी, काले झंडे दिखाएगी। आखिर जनता को क्यों काले झंडे दिखाने पर बहिष्कार? एक मिनट, अभी तो मैंने शिक्षा पे बात कही है। ये केवल और केवल, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, एक ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूं, देखा प्रमाण है। नंबर 2 बात स्वास्थ्य को लेकर के कर लेते हैं। मैं आप ही को बताना चाहूंगा कि यदि देवप्रयाग विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होती, यदि देवप्रयाग विधानसभा में 3 मुख्य अस्पताल हैं, कीर्तनगर विकास खंड का अस्पताल, हिंडोला खाल विकास खंड का अस्पताल और देवप्रयाग का बागी अस्पताल, जिसको लेके अभी यहाँ पे एक लाइन भी आई थी, तो 3 मुख्य अस्पतालों की दशा और दिशा ठीक होती, यहाँ पर इलाज मिल रहा होता, तो पिछले वर्ष जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, पूर्णतः कर्फ्यू लगा, गाड़ियों की आवाजाही बंद की, हमें व्यक्तिगत तौर पर मरीजों को श्रीनगर सिरकोट अस्पताल ले जाने के लिए अपना व्यक्तिगत प्रयास न करना पड़ता। हमने स्वयं अपने वाहन से 51 मरीजों को 42 दिनों में अस्पताल पहुंचाने का काम किया है, 4 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने का काम किया, अनगिनत बच्चों और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाया है। यदि अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा उस वक्त सुचारू रूप से चल रही होती, यदि अस्पतालों के अंदर वो इलाज मिल रहा होता, तो यहाँ के देवप्रयाग विधानसभा के जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, निर्धन हैं और जो उपचार के लिए भटक रहे हैं, उनको देवप्रयाग विधानसभा के अस्पतालों को छोड़ के सिरकोट और श्रीनगर नहीं जाना होता, वहां भी इलाज नहीं मिलता। लेकिन मजबूरी में सबसे बड़ा सेंटर, हायर सेंटर अगर है तो सिरकोट में है। और वर्तमान की स्थिति मैं आपको बता देता हूं, 2 दिन पहले की स्थिति मैं बता देता हूं, देवप्रयाग विधानसभा में 3 से 4 मरीज कोविड पॉजिटिव निकले हैं। और मेरे ही गृह क्षेत्र में, जहां हमारी धर्मपत्नी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य है, इस क्षेत्र में एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव निकला है। जब हमने क्षेत्र के चिकित्सा प्रभारी से बात करी कि आदरणीय प्रभारी जी, यहाँ कोविड पेशेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे कोविड पॉजिटिव का पेशेंट है और निश्चित तौर पे उसकी रिपोर्ट लेट निकली है। ये उत्तराखंड की चिकित्सा पद्धति सरकारी है, यहाँ पे रिपोर्ट 4 और 5 दिन में, हफ्तों भर में आती है। इतने दिनों के बीच में वो व्यक्ति कई लोगों से मिल चुका होगा, सामाजिक व्यक्ति है, लोगों से उठना बैठना, किसी को पता नहीं है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं कि नहीं हूं। तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा कैंप लगवा दीजिए और एक यहाँ पर रैपिड टेस्ट करवा दीजिए, ताकि यहाँ के जो आतंकित लोग हैं, जो डरे हुए हैं कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया है, उस आतंक का यहाँ पर समाप्त हो सके। लेकिन जो यहाँ पे प्रभारी जी हैं, उनका कहना है कि देवप्रयाग विकास खंड के अंदर हमारे पास कोई वाहन नहीं है कि उस वाहन को लेकर के हम आपके गांव में आए और वहां पर रैपिड टेस्ट करवाएं। यानी कि कोरोना काल को लेकर के क्षेत्र विधायक,
क्षेत्रीय सांसद, यहाँ के मुख्यमंत्री ने देवप्रयाग को लेकर के, पहाड़ को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। इनके पास वाहन नहीं है कि किसी गांव में जाकर के वहां पर कोरोना को लेकर के तो कोई तफ्तीश की जा सके। आज देवप्रयाग के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल है। रही बात जल जीवन मिशन की, जल जीवन मिशन और सिर्फ आप गणेश भट्ट जी, अगर आम आदमी पार्टी 2022 में सत्ता में आती है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? और अगर आम आदमी पार्टी से आप देवप्रयाग क्षेत्र से जीत जाते हैं, देवप्रयाग विधानसभा से जीत जाते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? 1 मिनट का समय सर, जल्दी उत्तर। जी, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा, देवप्रयाग विकासखंड, देवप्रयाग विधानसभा सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर अब सभी पूरी जनता की जो उम्मीदें हैं वो केवल आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली में करके दिखाया है तो उत्तराखंड में करेंगे। दिल्ली मॉडल विकसित किया है तो उत्तराखंड मॉडल भी बनाएंगे। आज दिल्ली के अंदर जनता को बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है, जबकि वहां बिजली पैदा नहीं होती। 700 लीटर पानी फ्री मिल रहा है, जबकि वहां पानी पैदा नहीं होता है। आज वहां पे मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। आज इसी मॉडल की जरूरत उत्तराखंड को है। आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी सुंदर हो चुकी है कि लोग प्राइवेट विद्यालयों से अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन दिला रहे हैं। तो यही मैं, जी बिल्कुल, मैं हमारा उत्तराखंड में भी है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वहाँ पर जो है डॉक्टर्स नहीं है सर, अस्पताल के बहुत सारे हैं, जनपद सेंटर लगातार बने हुए हैं। आदरणीय कमला जी, आप बोलने का मौका दीजिए, आप बोलने का मौका दीजिए। आज देवभूमि उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी एक ऐसा नेतृत्व देने जा रही है जिसके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर भी, यहाँ इसे ऊर्जा प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बिजली बनती है, लेकिन यहाँ के लोग बिजली के महंगे महंगे दामों के लिए भटक रहे हैं। ये बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल है 9,94,000 रुपए का बिल एक अपंग परिवार को भेज दिया गया। अगर आम आदमी पार्टी ने घेराव ना किया होता तो ये 9 लाख रुपए का बिल 1,000 रुपए नहीं होता। तो आज उत्तराखंड को जरूरत है आम आदमी पार्टी के मॉडल की, उत्तराखंड मॉडल बनाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी की नीति को जिस तरह से दिल्ली में अप्लाई हुआ है, उत्तराखंड और देवप्रयाग विधानसभा में भी अप्लाई करने की जरूरत है। तो मैं देवप्रयाग की जनता से निवेदन करता हूं कि 2022 के चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। इस बार आप झाड़ू का बटन जरूर दबाइए। नहीं होने वाला, और ये हम जानते हैं कि ये पॉलिटेक्निक पिछली सरकार काम किया था तो अब आगे वही करेगी। और एनसीसी पे भी जो भारतीय जनता पार्टी इसको अन्यत्र ले जाने का काम कर रही है, वही कांग्रेस ही इसको यहाँ स्थापित पहले भी किया और अब भी करेगी। जी जी, गणेश भट्ट जी प्रतिक्रिया दे। आखिरी सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि देवप्रयाग विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड ने दो पार्टियों को, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भरपूर मौका दिया है काम करने के लिए। और अगर आज भी देवप्रयाग सहित पूरे उत्तराखंड की जनता अगर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है तो ये इनकी नाकामयाबी को दर्शाता है। यह तय है कि आज की डेट में जनता भाजपा और कांग्रेस को चुनने के लिए दोबारा तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदें किसी तीसरे दल को लेकर ही है। आज अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 2022 के विजन को लेकर के उतरी है तो उस विजन में आम आदमी के लिए पेयजल, आम आदमी के लिए उसके गांव में मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था जैसे जो काम दिल्ली के अंदर हुए हैं। भाई धर्मेंद्र कह रहे थे कि दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप ऐसा है और वैसा है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर भी हरिद्वार है, उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून है, उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग भी है। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में वहां के भौगोलिक परिवेश को समझने वाले, उस भौगोलिक परिवेश में जीने वाले, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को टिकट देगी। जिसने जनता के लिए संघर्ष किया है वो व्यक्ति बखूबी जानता होगा कि उस विधानसभा के अंदर कौन सा गांव किस परिवेश में है, वहां के लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं तो पिछला चुनाव लड़ने के बावजूद हम अब प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और संघर्ष करते हैं। अभी भी मैं वर्तमान में भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर के देवप्रयाग विधानसभा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे रेलवे का मुद्दा है, शराब फैक्ट्री में रोजगार का मुद्दा है, जल जीवन मिशन में हर घर नल मिल गया लेकिन जल कब आएगा, इसको लेकर के लड़ाई है, स्कूलों की लड़ाई है। तो ये वही व्यक्ति कर रहा है जो व्यक्ति उस भौगोलिक परिवेश को बखूबी जानता है। तो ये कहना गलत होगा कि दिल्ली में जो मॉडल स्थापित हुआ है उत्तराखंड में नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको डिबेट में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद विजन निजवाला जी का, धर्मेंद्र भाई का, लब्बूरिन जी का, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उम्मीद करेंगे कि उत्तराखंड की जनता, देवप्रयाग की जनता आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देगी।